सभी ज्वाइन हुए हुए दोस्तों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और अब्दुल्ला आलम भाई बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग के अंदर। और जी बिल्कुल, अरसलान भाई ने कहा है कि लोग जॉब्स कर रहे हैं, इस वजह से टाइम के ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। मैं एग्री हूँ। जैसे मैंने कहा कि आम तौर पे वेबिनार्स जो होते हैं वो सैटरडे संडे को रखे जाते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर सकें। वर्किंग डेज़ के अंदर ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक वेबिनार की सीरीज़ है जो कि डू प्राइम की तरफ से स्टार्ट की गई है। और इस सीरीज़ के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेके इंटरमीडिएट और फिर कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएं। ये 7 दिन का आई होप कि एक पूरी की पूरी सीरीज़ होगी, और इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कवर करने की। और ये हमने सैटरडे संडे को इसीलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हम इसको सैटरडे संडे रखते हैं तो फिर 7 हफ्ते यानी तकरीबन को 2 महीने लग जाने थे इसको कंप्लीट करने में। हमने कोशिश की है कि इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आएँ और जल्द से जल्द सारे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया हो जाए, ताकि सारे दोस्त जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बेहतरी आए और जो बिल्कुल नए हैं वो काम करने के काबिल हो जाएं। जी इंशाल्लाह सर। अरसलान भाई कह रहे हैं कि वो सीखना चाहते हैं, सारे ही सीखना चाहते हैं। मैं तो ख़ुद इस फील्ड का तालिब इल्म हूँ। अभी मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी थोड़ी देर में दूंगा। सीखने का अमल एक ऐसा अमल है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और अगर इंसान ये समझ ले कि मैंने सीख लिया है तो फिर सीखने का अमल उसके लिए ख़त्म हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। मकबूल भाई कह रहे हैं जी मैंने बहुत लॉस किया है, कभी पक्की ट्रेड पर प्रॉफिट नहीं लिया, आपसे सीखना है जिससे प्रॉफिट आया। सर इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। हर टीचर की कोशिश ये होती है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हों, और हर टीचर की ये कोशिश होती है कि वो जो कुछ उसको आता है वो आगे अपने स्टूडेंट्स को कन्वे कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो कुछ मेरे इल्म में है वो आप सारे दोस्तों को इंशाल्लाह मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, और देखते हैं मैं इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होता हूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके इस अपने वेबिनार को। एक दफ़ा दोबारा से मुझे बता दीजिएगा कि अभी मैंने स्लाइड को फुल स्क्रीन कर दिया है, तो क्या आप दोस्तों को फुल स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही है? किसी को कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं किसी को इस इन स्लाइड्स को देखने के हवाले से? तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें, उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक हो गया। चलें सर, ठीक हो गया, वेरी गुड है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, एक रूटीन की चीज़ है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। फॉरेक्स की फील्ड में आए हुए तकरीबन मुझे कोई 20-22 साल का अरसा हो चुका है। तकरीबन 18 साल हो गए हैं मुझे ऑफिशियली एज ए ट्रेनर काम करते हुए, पढ़ाते हुए फॉरेक्स मार्केट को। और इन 18-19 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और फ़िज़िकल दोनों तरह से पढ़ाया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी डिटेल नज़र आ रही है, मेरा मोबाइल नंबर, स्काइप आईडी और ईमेल एड्रेस वगैरह अवेलेबल है। इसको आप सेव कर लीजिएगा। अगर आपको इस वेबिनार सीरीज़ के बाद भी कभी भी किसी भी मामले में हेल्प की ज़रूरत महसूस हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप जब चाहें मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं हमेशा, मेरी कोशिश रही है कि मैं हर बंदे को व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देता हूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 घंटे हो सकता है, लेकिन हम डेली की बेसिस पे सभी लोगों को हर सवाल का जवाब देते हैं। थोड़ा सा मेरा हेल्थ का इशू है, मुझे कुछ अर्सा पहले डबल हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी, मुझे 3 स्टंट डले हैं, 3 बलून डले हैं। इसकी वजह से मेरी कुछ सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमने कोशिश की है, मैंने तकरीबन 2021 के जनवरी 2021 में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था फॉरेक्स को, सेहत की मसाइल की वजह से। तो तकरीबन पौने 2 साल के बाद आज पहली दफ़ा मैं क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हमने कोशिश की है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये वेबिनार सीरीज़, जैसे मैंने कहा कि 7 दिन के लिए है, तो कंटिन्यूसली हम 7 दिन इसको जारी रखें। लेकिन खुदा न खास्ता मुझे कोई अगर हेल्थ इशू बनता है, क्योंकि मैं कई दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ पिछले अरसे में,
तो अगर कोई हेल्थ इशू बनता है तो कभी छुट्टी करनी पड़ सकती है। इस हवाले से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आप मुझे इस वेबिनार के बाद, जिस बंदे ने मुझे अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। अगर खुदा न खास्ता छुट्टी का मसला हुआ तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप के अंदर पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अल्लाह करे, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि इस किस्म की नौबत ना आए कि मुझे छुट्टी करनी पड़े। हम क्या क्या कवर करेंगे? कवर करने को बहुत कुछ है। मेरी एक आदत है कि मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं और बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी हैं। कुछ लोग मुझसे इस बात पे भी नाराज़ रहते हैं कि सर आप वीडियोस बड़ी लंबी बनाते हैं। मेरी आदत है कि मैं जब किसी एक टॉपिक को पकड़ता हूँ तो उसको फिर पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ के अंदर भी कि जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे हम उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर बात करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये इस पूरी सीरीज़ के टॉपिक्स नहीं हैं। आज हम कवर करेंगे ये वाले टॉपिक्स जो अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कल के लेक्चर में भी कुछ हम थ्योरी के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम प्लेटफॉर्म को डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम कैंडलस्टिक चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम अपने इस पूरे कोर्स को क्लोज़ कर देंगे। तो सबसे पहले, जैसे अभी हमने पूछा है कि हमारे ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, किसी को कुछ, बल्कि आज जब हम कम्युनिकेट कर रहे थे व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनको पहले ज्वाइन करवा लूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट का हम वक्फा लेंगे। जी जनाब, तो एक दफ़ा दोबारा बता दें कि क्या आवाज़ ठीक आ रही है सभी दोस्तों को? काइंडली एक दफ़ा मैसेज करके बता दें कि क्या आवाज़ ठीक आ रही है सभी दोस्तों को। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि हम फॉरेक्स को क्यों सीखते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट की बात कर लें तो आज भी मुझे कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे कि सर हमें कोई ऐसी साइट बता दें जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके तो प्रॉफिट गेन कर सकें। आप सभी दोस्तों को पता होगा, ये कोई ढकी चुपी चीज़ नहीं है कि इस वक्त मार्केट के अंदर ऑनलाइन कामों के हवाले से बेशुमार फ्रॉड हो रहे हैं। बेशुमार वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आती हैं, लोगों को झांसा देती हैं कि आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करें, इस सिस्टम में इन्वेस्ट करें और हम आपको इतना डेली का या मंथली का प्रॉफिट देंगे। और लोग करते हैं इन्वेस्ट, और उसके बाद फिर वो साइट्स जो हैं वो 2 महीने 4 महीने रहती हैं और उसके बाद फिर अचानक गायब हो जाती हैं, वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं और लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। फॉरेक्स मार्केट इससे बिल्कुल बरक्स है। ये एक फुल प्रूफ सिक्योर बिज़नेस है जिसमें इस किस्म का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये जहन में रखें कि फॉरेक्स के अंदर लॉसेस आप कर सकते हैं और ये एक प्रॉफिट एंड लॉस बेस बिज़नेस है। यहाँ पे नुकसान होता है। आप में से जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, ये तो आप सभी को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। ये एक ऐसा इंटरनेशनल बिज़नेस है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है और जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ट्रेडिंग करते हैं। आपका पैसा अपने हाथ में है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि फ़लाँ ट्रेड कर लो, ये कर लो या वो कर लो, और कोई आपको ये झांसा भी नहीं दे रहा कि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जनाब मंथली हम इतना प्रॉफिट देंगे वगैरह वगैरह। तो इस किस्म का कुछ भी नहीं है। ये एक फुल प्रूफ बिज़नेस है जिसमें आप बेतहाशा कमा सकते हैं। ये ज़रूर है कि इसमें कमाने की कोई लिमिट नहीं है, और यही एक ऐसी चीज़ है जो नए ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है कि वो एक अच्छी इनकम कमाने के चक्कर में फॉरेक्स की तरफ आता है। लेकिन बदकिस्मती से
प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग लॉसेस का शिकार होते हैं, नुकसान करते हैं और फिर या तो फॉरेक्स को छोड़ जाते हैं या फिर जो भी है बुरा भला कहते हैं। ये हमारी अपनी गलती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा कि अगर आप एक कार लेते हैं तो कार को चलाने से पहले, आप कार में बैठने से पहले किसी से ड्राइविंग सीखते हैं। जब तक आपको कार चलानी नहीं आती आप कार में नहीं बैठेंगे, आप अपने दोस्त से, किसी टीचर से उस कार को चलाने के बारे में सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, स्टीयरिंग को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे गियर बदलना है, कहाँ पे ब्रेक लगानी है। आपको सारे जो कवानीन हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, रोड के ऊपर चलने के हवाले से, उन सारे कवानीन का इल्म होना ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, तभी आप एक कार को अच्छे तरीके से सड़क पे चला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग एजुकेशन को काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको इंतहाई आप कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन उसी हिसाब से ये इंतहाई नुकसान का बायस भी बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं कि खैर है, हम करेंगे कुछ और ऑटोमेटिकली हमें सारा कुछ जो है वो आ जाएगा। तो ये एक ऐसा माइंडसेट है जो ट्रेडर्स को लॉसेस की तरफ लेके जाता है। हमारी कोशिश यही रही है। मैंने जैसे कहा कि मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर पढ़ाते हुए, तो मेरी कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ज़ोर दिया जाए। अच्छे तरीके से जब आप एक काम को सीख लेंगे, करेंगे, तभी आप उससे अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो हम लेके आए हैं। अब एग्जैक्टली फॉरेक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें से मिलेगा क्या। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। इस मार्केट में काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास कौन कौन से शोबाजात हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा अगर यहाँ पे बयान करूँ तो फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज़ की ट्रेडिंग मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग है, सारे ही करते हैं। लेकिन करेंसीज़ के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ भी हैं, शेयर्स भी हैं, इंडिसेस भी हैं और बहुत कुछ है, फ्यूचर्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं और उनसे अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। फॉरेक्स का लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमूआ है, फ़ॉरेन और एक्सचेंज का। फ़ॉरेन गैर मुल्की को कहते हैं और एक्सचेंज जो है वो तबादले को कहते हैं। यहाँ पे गैर मुल्की करेंसियों के आपस के तबादले को मिलाकर फिर हम उसको फॉरेक्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी मार्केट है जो कि इस वक्त तकरीबन $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की डेली की मार्केट हो चुकी है। यानी $7 ट्रिलियन डेली इस मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। और दुनिया का कोई ऐसा कारोबार नहीं है जहाँ पे इस मिकदार के अंदर जो ट्रेडिंग है या लेन देन है वो हो रहा हो। जैसे मैंने कहा कि इस मार्केट के मोस्टली 4 हम मेजर सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, करेंसीज़, कमोडिटीज़, शेयर्स और फ्यूचर्स। हम बात करेंगे इन सारे ही टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम करेंसीज़ की बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप सभी ने देखा है कि हमारे पास जब हम MT4 में या MT5 में लॉगिन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक लंबी सारी करेंसीज़ की लिस्ट आ जाती है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियों के। यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जैपनीज़ येन है, वगैरह वगैरह बेशुमार नाम हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सारे के सारे नाम जो हैं वो अकेले नहीं हैं, पेयर्स की सूरत में हैं। 2-2 नामों का मजमूआ है। कोई चीज़ भी आपको अकेली नज़र नहीं आएगी, हर जगह पे आपको 2 नाम नज़र आएंगे। अब वो 2 नाम क्यों हैं? फॉरेक्स मार्केट में तमाम चीज़ें पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं। वो क्यों ट्रेड होती हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या है, अभी आने वाली 1-2 स्लाइड्स के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब भी आप किसी भी पेयर को देखेंगे तो उसमें पहली करेंसी, पहली चीज़ जो भी आपको नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है यूरो और डॉलर की, तो पहली चीज़ जो है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं और जो कि लेफ़्ट साइड पे है, और जो राइट साइड की चीज़ है वो काउंटर करेंसी है। यानी यूरो और डॉलर करेंसी पेयर के अंदर जो बेस करेंसी है वो यूरो है और यूरो और डॉलर के अंदर जो काउंटर करेंसी है वो डॉलर है। क्या कोई मुझे बंदा बताना पसंद करेगा कि GBP USD के अंदर काउंटर करेंसी कौन सी होगी? काइंडली मुझे मैसेज करके इसका जवाब दें कि GBP USD पेयर के अंदर काउंटर करेंसी कौन सी होगी, GBP के USD?
कौन सी करेंसी काउंटर करेंसी होगी? यूएसडी। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो काउंटर करेंसी जो है वो यूएसडी होगी। इसका मतलब ये है कि आप माशाल्लाह सारे लोग जो हैं वो ध्यान से बैठे हैं और सुन रहे हैं। चले, अच्छी बात है, खुशी है इस बात की। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मार्केट से पैसे कमा सकेंगे। दो टर्म्स हम रेगुलर बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे यूज़ करते हैं, बाई और सेल। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भाई बाई करो, फ़ायदा होगा, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो सेल करो तो फ़ायदा होगा। अब ये बाइंग और सेलिंग क्या है? आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट का पता हो कि एक्चुअली हम किस चीज़ को बाई या सेल कर रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट बहरहाल सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलती है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ, क्योंकि लेक्चर हमारा बड़ा लंबा है। तो फिर मसला लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जब लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाए तो दोस्त जो है वो छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग बोर होना शुरू हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा बोरियत ख़त्म कर दूँ। वैसे मुझे गाना शाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा करूँ कि बोरियत ना हो। अब करेंसी पेयर्स की रिलेशनशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अभी जैसे हमने एग्जांपल ली है कि यूरो और डॉलर है, तो अगर हमें लगता है कि कोई करेंसी पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जैसे हमने अभी कहा कि हम उसको बाई करते हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई करेंसी पेयर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम उसको सेल करते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या है? चैट मैसेज के अंदर मुझे लिख के बताएं कि जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसका मतलब क्या है। वैसे मैं आपको इतनी देर में, जितनी देर में आप लोग जवाब देंगे, एक अपना छोटा सा वाकया बता देता हूं कि जब पहली दफ़ा मुझे किसी ने फॉरेक्स के बारे में बताया, जो मेरे टीचर थे, तो उन्होंने मुझे MT4 इंस्टॉल कर दिया, इन्वायरमेंट समझा दी, करेंसीज़ का थोड़ा सा बता दिया। तो उन्होंने एक चार्ट मेरे सामने खोला और उन्होंने चार्ट खोल के कहा कि यहाँ पे ये बाई और सेल का बटन है, यहाँ पे सेल का बटन दबा दो, सेल कर दो इस चीज़ को। मैंने कहा सर ठीक है, मैं आपने हुक्म दिया है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने बाई तो कुछ किया नहीं है, तो मैं फिर सेल क्या करूँ? और ये सवाल मुझे आज तक याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि मैंने तो बाई कुछ नहीं किया, तो मैं सेल क्या करूँ? तो मैंने देखा है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के अंदर कि हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं उनको बाइंग और सेलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूरी तरह से, सही तरह से नहीं पता होता है, लेकिन पार्शली पता होता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जनाब यूरो और डॉलर की। बेस करेंसी है यूरो और काउंटर करेंसी है डॉलर। हमें पता चलता है कि यूरो और डॉलर का पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ट हमें ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ नज़र आता है। तो हम फौरी तौर पे क्या करते हैं कि हम बाई कर लेते हैं। जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा? सिस्टम ऑटोमेटिकली दो काम करेगा। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं कि सिस्टम क्या काम करेगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि आप बाज़ार जाते हैं, मैं अबू बकर भाई को कहता हूं कि अबू बकर भाई बाज़ार जाएं और वहां से ना कोई 1 किलो चीनी ख़रीद के लिए आएँ। अबू बकर भाई दुकान पे जाएंगे, जाके दुकानदार को कहेंगे कि भाई ये मुझे 1 किलो चीनी दे दो। वो अबू बकर भाई को 1 किलो चीनी तोल के दे देगा, और उसके बदले में अबू बकर भाई उसको पैसे देंगे, 100 रुपया 200 रुपया जितने की भी चीनी होगी वो उसको उसके पैसे देंगे। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन हम इसको बाइंग और सेलिंग नहीं कह रहे, क्योंकि हमें बाज़ार ये नज़र आ रहा है कि भाई हमने चीनी ख़रीदी है, पैसे दे दिए, बात ख़त्म। लेकिन इसके बरक्स एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो अबू बकर भाई के पास हैं जनाब, अमेरिका में कोई उनका दोस्त था, वो पाकिस्तान आया और उसने गिफ्ट किया अबू बकर भाई को $100 का। अब वो डॉलर्स पाकिस्तान में तो चलेंगे नहीं। अबू बकर भाई जाते हैं एक एक्सचेंजर के पास, उसको कहते हैं कि भाई ये डॉलर ले लो, इसके बदले मुझे पाकिस्तानी रुपए दे दो। वो अबू बकर भाई से डॉलर्स ले लेगा, उसके बदले में जितने भी पाकिस्तानी रुपए बनेंगे वो उनको दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे लेन देन का अमल पूरा हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। अबू बकर भाई ने डॉलर्स दिए हैं और पाकिस्तानी रुपए ले लिए हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अबू बकर ने एक्सचेंजर को डॉलर्स सेल किए हैं, बेचे हैं, और उसके बदले में पाकिस्तानी रुपए ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंजर ने भी दोनों काम किए हैं। एक्सचेंजर ने पाकिस्तानी रुपए अबू बकर भाई को बेचे हैं और उसके बदले में डॉलर्स ले लिए हैं।
यहाँ पे दोनों बंदों ने कुछ बेचा भी है, कुछ ख़रीदा भी है। यहाँ पे चूंकि करेंसीज की लेन देन हुई है, अबू बकर भाई ने भी कुछ ख़रीदा है और कुछ बेचा है, और दुकानदार ने भी, एक्सचेंजर ने भी कुछ बेचा है और कुछ ख़रीदा है, लेकिन दोनों चूंकि पेपर नोट थे, करेंसी की शक्ल में थे, इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को ख़रीदना बेचना नहीं कहते, हम इसको एक्सचेंज कहते हैं कि हमने नोट के बदले में नोट बदल लिया। नोट की वैल्यू वही है, यानी $100 जितने के थे उतने के पाकिस्तानी रुपए ले लिए हैं, नोट की शक्ल चेंज हो गई है लेकिन वैल्यू सेम रही है। इस पूरे अमल को हम एक्सचेंज करना कहते हैं। इसके बरक्स जब हमने चीनी ख़रीदी थी तो उसको हम एक्सचेंज करना नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे हमने पैसे दे के एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट ले ली। अब उस फिज़िकल प्रोडक्ट की वैल्यू भी उस पैसे के इक्वल ही है, यानी अगर वो अबू बकर भाई चीनी ख़रीद के आगे किसी को जाके वो चीनी बेच दें तो उसको चीनी दे के उससे पैसे ले लेंगे, लेकिन इस सारे अमल को हम एक्सचेंज करना नहीं कहते, क्योंकि पैसे के एवज़ हमने एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट ली है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे करेंसीज़ की एक्सचेंज होती है। हमने एग्जांपल लिए यूरो और डॉलर की, चार्ट ऊपर जा रहा था, हमने जनाब क्या किया कि बाई के बटन पे जैसे ही क्लिक किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ये काम किया, उसने फौरी तौर पे यूरो बाई कर लिया। अब जब हमने कुछ बाई किया है तो कुछ देना तो पड़ेगा, उसने ऑटोमेटिकली डॉलर्स को सेल कर दिया। ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड पे हो जाता है जो हमें नज़र नहीं आता। सिस्टम ने यूरो को बाई कर लिया और डॉलर को सेल कर लिया। अब जैसे जैसे चार्ट ऊपर जा रहा है, जैसे हमने कहा था कि पहली करेंसी बेस करेंसी होती है, तो चार्ट हमेशा बेस करेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो चार्ट ऊपर जा रहा है, यूरो की कीमत इसका मतलब है बढ़ रही है। हमने यूरो को बाई किया हुआ है, चार्ट जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा, हमने यूरो बाई किया हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और किसी भी जगह पे जाके हम अपनी उस ट्रेड को वहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। वहाँ तक यूरो की जितनी प्राइस बढ़ गई थी वो हमारा प्रॉफिट है। एक्चुअली जब हम ट्रेड क्लोज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर वही अमल सिस्टम दोहराता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता कि उसने यूरो को बाई किया था, अब वो यूरो को सेल कर देगा, उसके बदले में जितने डॉलर्स मार्केट से मिलेंगे। अब जाहिर है पहले हमने यूरो कम कीमत पर ख़रीदा था, ऊपर जाके बेचा है तो यूरो महंगा हो गया, तो उसके बदले में अब हम जब लेंगे तो ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे, तो हमें डॉलर्स की शक्ल में उसका प्रॉफिट हो गया। ये सारे का सारा अमल बैकग्राउंड में हो जाता है, हमें स्क्रीन पे नज़र कुछ नहीं आता। हम बस ये कहते हैं जी कि हमने यूरो बाई किया था, यूरो डॉलर, मार्केट ऊपर गई है, जाके हमने ट्रेड क्लोज कर दिया, हमें प्रॉफिट हो गया, मामला ख़त्म, वेरी गुड। लेकिन अब मार्केट जो है, इस पूरे अमल को हम बाई करना कहते हैं, और इस पूरे अमल को हम लॉन्ग पोजीशन लेना भी कहते हैं। कि अगर आपने यूरो और डॉलर को बाई किया है तो एक टेक्निकल टर्म जो कि फॉरेक्स में यूज़ होती है वो ये है कि वी आर लॉन्ग इन यूरो डॉलर। ये लॉन्ग जो है ये बाई के लिए वर्डिंग है जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज़ होती है। अब चार्ट तो ऊपर चला गया, उसके बाद ज़ाहिर है हमेशा तो कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आनी है, तो चार्ट नीचे आना शुरू हो गया। अब क्या होगा सर, अब कौन बताएगा कि अब हम क्या करेंगे? यूरो और डॉलर का चार्ट अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? बाई के सेल? ठीक है, बाई सेल, ठीक है, चले, वेरी गुड। सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि पता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं। चूँकि आप लोगों के माइक ऑफ हैं, आप लोग माइक के ऊपर बात नहीं कर सकते, इसलिए चैट से आपके साथ कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। माइक इसलिए ऑफ़ किए हुए हैं क्योंकि अगर सारे लोग बोलेंगे तो फिर वो एक बड़ा बेहंगम सा जो है वो सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। अब हमें जनाब पता चलता है कि यूरो और डॉलर का चार्ट नीचे जा रहा है। अब बेस करेंसी यूरो है, चार्ट अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यूरो की कीमत गिर रही है। अब गिरती हुई चीज़ को वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये पार्टिसिपेंट हैज़ एनेबल्ड क्लोज कैप्शन, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज को सलाम है। तो अब चार्ट तो नीचे जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब तो मामला गड़बड़ है। अब मसला ये है कि यूरो का चार्ट नीचे जा रहा है। अब यूरो जितना गिरेगा, करेंसीज के अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर एक करेंसी की कीमत गिरती है तो दूसरी की बढ़ती है, और अगर दूसरी की बढ़ती है तो पहले की गिरती है। तराजू के पलड़े हैं, बराबर रहेंगे, बराबर रहते कभी नहीं है, कभी एक ऊपर जाता है और कभी दूसरा नीचे जाता है। तो अब जनाब यूरो डॉलर अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूरो डॉलर पेयर में यूरो की कीमत नीचे आ रही है।
अब अगर यूरो की कीमत नीचे आ रही है तो सेम उसी टाइम पे डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब चार्ट पे वो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि चार्ट तो यूरो का है, वो यूरो को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जितना जितना यूरो नीचे गिरता चला जा रहा है वैसे वैसे डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब हमने करना यह है कि जैसे ही हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम ये करता है कि वो वहाँ पे डॉलर को बाई कर लेता है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है जो हमें चार्ट पे नज़र नहीं आ रही। चार्ट हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है यूरो की वजह से, लेकिन सेम उसी टाइम पे डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो सिस्टम हमारे सेल के बटन पे क्लिक करने से करता ये है कि वो डॉलर को बाई कर लेता है। अब उसने डॉलर को बाई किया है क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, नीचे जाएगा मज़ीद बढ़ेगा, यूरो गिरेगा, लेकिन डॉलर को बाई करने के लिए ज़ाहिर है उसको कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि यूरो को सेल कर देगा, बेस करेंसी के ऊपर सेल का एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में हम जब भी किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा बेस करेंसी का करते हैं। अब इस ट्रेड में, सेल की ट्रेड में, यूरो के ऊपर चूंकि सेल का एक्शन परफॉर्म किया गया है, इसलिए इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर सेल की ट्रेड कहते हैं। हालांकि यहाँ पे डॉलर को बाई किया गया था। चार्ट जितना नीचे गिरता चला जाएगा उतना डॉलर की कीमत बढ़ती चली जाएगी और हमें डॉलर की कीमत बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है, ना कि यूरो के गिरने से प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो चूंकि चार्ट पे हमें उस तरह से नज़र नहीं आता कि दो चीज़ें अलग-अलग, चार्ट नीचे गिर रहा है, हम सेल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट आ रहा है, हालांकि वहाँ पे एक्चुअली हम डॉलर को बाई करके बैठे हैं और यूरो जितना नीचे गिरेगा उतना डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, मुमकिन है आप दोस्तों में से किसी ने पहली दफ़ा सुना हो, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है इस मामले में तो मैसेज में बता दें, मैं उसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल अरसलान भाई, हम एक्चुअली बाई ही कर रहे होते हैं, टेक्निकली हम बाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो वर्डिंग हम यूज़ करते हैं वहाँ पे वो सेल की होती है, क्योंकि बेस करेंसी के ऊपर हम सेल का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको सेल की ट्रेड कहते हैं। जब चार्ट ऊपर जाएगा तो हम बाई की ट्रेड कहते हैं, वहाँ पर यूरो को बाई किया जा रहा है, डॉलर को सेल किया जा रहा है। और जब चार्ट नीचे जा रहा है तो वहाँ पे हम सेल की ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉलर को बाई करते हुए हम यूरो को सेल कर रहे होते हैं। शुक्रिया सर, अभी अगर सभी को समझ आ गया है तो ये तो बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा मकसद भी यही है कि सभी को समझ आ जाए। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज की हम बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो हमें MT4 के अंदर सर ग्रीन इज़ बाई एंड रेड इज़ सेल, जी बिल्कुल सर, वो कलर्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर MT4 के अंदर हम बात कर लें कलर्स की तो ग्रीन बाई के लिए यूज़ होता है, रेड सेल के लिए यूज़ होता है। अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाएं तो वहाँ पे जो ग्रीन है वो है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे बाई के लिए या प्रॉफिट के लिए ब्लू कलर है और रेड जो है वो सेल के लिए है या लॉस के लिए है। ये कलर्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, मैं उसको अब क्या कहूँ कि वो अपना मतलब और अपनी जगह बदल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये इसका मतलब यही होगा। हाँ, एक सेट हो गया है कि इस जगह पे ये कलर यूज़ होगा तो उसका मतलब ये है, तो सो इट इज़ ओके। अच्छा जी, हम करेंसी पेयर्स की बात कर रहे थे सर, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक इस हवाले से तो पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ जवाब देने के लिए। करेंसी पेयर्स की हम बात कर रहे थे तो हमारे पास ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि MT4 जब भी आप ओपन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको करेंसीज़ की एक अच्छी खासी लिस्ट नज़र आती है। इन करेंसीज़ की भी आगे ग्रेडिंग है, ग्रुप बंदी है। फॉरेक्स मार्केट में वैसे तो 50 से ज़्यादा करेंसी पेयर्स तकरीबन सारे ही ब्रोकर्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ग्रेडिंग है उसमें सबसे पहली ग्रेडिंग है मेजर करेंसी पेयर्स के नाम से। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 6 करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे हैं, यूरो डॉलर, डॉलर येन, पाउंड डॉलर, डॉलर स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन और US डॉलर, इसको आजी डॉलर भी कहते हैं, न्यूजीलैंड और US डॉलर, इसको कीवी डॉलर भी कहते हैं। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये नाम कैसे हैं और क्यों पड़े हैं। तो ये 6 करेंसी पेयर्स इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनको हम फॉरेक्स में मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। बेसिक फार्मूला कुछ इस तरह से है कि हर वो करेंसी पेयर जिसके नाम के अंदर दाएं या बाएं तरफ अमेरिकन डॉलर आ जाए तो उसको हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। वो कहते हैं ना अमेरिका नंबरदार है, तो वो नंबरदार साहब जिधर आ जाते हैं तो वो मेजर हो जाता है।
फॉरेक्स मार्केट में जो डेली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका 80% हिस्सा तकरीबन इन मेजर करेंसी पेयर से हासिल होता है। ज़्यादातर लोग मेजर करेंसी पेयर्स को ही ट्रेड करते हैं। काइंडली अगर आप लोग फटाफट मुझे जवाब दें तो आप में से जो लोग करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं मुझे बताएंगे कि वो सबसे ज़्यादा किस किस करेंसी पे ट्रेड करते हैं। वैसे मैं अगर एक गैस करूं, इतने सालों में मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है, पढ़ाया है, उसमें मोस्टली जो लोग करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, सर गोल्ड की नहीं, मैं करेंसीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जो करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, सर पूरे पेयर पूरे का नाम दें। यूरो डॉलर के जीबीपी यूएसडी, पाउंड डॉलर या डॉलर येन, कौन सा डॉलर? मतलब जहाँ पे डॉलर अकेला तो ट्रेड नहीं ना होता, किसी ना किसी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। यूएसडी के साथ जो पी जी बिल्कुल जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी मोस्टली, मैं जितने आज तक मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनमें से 90% लोग जो कि करेंसीज पे ट्रेड करने वाले थे वो डॉलर, यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर पे ट्रेड करते हैं। सर अभी असद भाई ने भी कहा है जीबीपी यूएसडी, इमरान भाई ने भी कहा है, आई थिंक अबू बकर भाई ने भी कहा है, एक दो और दोस्तों ने भी कहा है। कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि वो यूरो डॉलर पे या पाउंड डॉलर पे क्यों ट्रेड करता है? क्या वजह है? क्या आप सिर्फ इसी पे ट्रेड करते हैं या मोस्टली इस पे ट्रेड करते हैं? आपने कभी किसी दूसरी करेंसी का क्यों नहीं सोचा? इसके अलावा ज़ाहिर है हमारे पास गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ। सर मेरी नज़र में जो कि मैंने आज तक ऑब्ज़र्व किया है, थोड़ी स्पीड होती है इनकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती। मैं अभी ये आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस पेयर में होता है, बिल्कुल होता है, वो तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी पेयर में होता है। लेकिन अभी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी नहीं होती सर। स्टेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? स्टेबिलिटी जब मैं आपको दिखाऊंगा ना स्टेबिलिटी किसको कहते हैं, तो शायद आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा स्टेबिलिटी किसको कहते हैं। अच्छा चलें, फॉरेक्स मार्केट में हम एक्चुअली सुनी सुनाई बातों पे ट्रेड करते हैं। कॉन्फेडरेशो हेल्वेटिका फ्रैंक इज मोस्ट स्टेबल, बिल्कुल ठीक हो गया। मोस्टली हम सुनी सुनाई बातों पे काम कर रहे हैं। कैसे? छोटे हम जब थे तब से लेके जवान होने तक कोई मुझे बताएगा किसी ने कभी स्विस फ्रैंक का नाम सुना है? कभी किसी ने जैपनीज़ येन का इतना नाम सुना है जितना हमने यूरो का, पाउंड का और डॉलर का नाम सुना है? हमें जब भी इंटरनेशनल करेंसीज की बात हम अगर कर लें तो किसी ने आज तक, मेरा ख्याल है कि जितने लोग इस वक्त सेशन अटेंड कर रहे हैं, चाइना की करेंसी का किसी को भी नहीं पता होगा कि कौन सी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं पहले से ही यूरो के साथ, डॉलर के साथ और पाउंड के साथ, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो हर वक्त हम सुनते हैं। हमारी वो एक नेचर के अंदर ये शामिल हो चुकी हैं कि चलें, बहुत अच्छी बात है असद भाई, चाइना की करेंसी CNY, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी नेचर में शामिल हैं कि ये नाम इतनी दफ़ा सुने हुए हैं कि ये हमें बड़े अपने अपने से लगती हैं। और जब हमें चार्ट पे ये नज़र आए, लिस्ट में नज़र आए, तो पहली अट्रैक्शन ये होती है कि यार ये तो एक पता है कि एक फेमिलियर चीज़ है, जानी पहचानी सी चीज़ है, तो बंदा फौरी तौर पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा, जो बंदा भी फॉरेक्स मार्केट में आता है वो किसी ना किसी को देख के आता है, और जिसको वो देख के आ रहा है वो भी इन्हीं चीज़ों को ट्रेड कर रहा है, उसने कभी दूसरी चीज़ों को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से भी हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसीज़ हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं उसमें डॉलर है जो कि अमेरिका की करेंसी है, यूरो है यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, येन जापान की करेंसी है, पाउंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया की करेंसी है, फ्रैंक या स्विस फ्रैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसको हम आजी डॉलर भी कहते हैं, कल बताऊंगा क्यों कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, और न्यूजीलैंड डॉलर कीवी डॉलर है, और ये न्यूजीलैंड की करेंसी है, और इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे कि इसको कीवी क्यों कहते हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप तो हो गया मेजर करेंसी पेयर्स का। सर बोर कौन कौन हो रहा है? हमारे इस लेक्चर से AUD को मैं ऑडियो कह देता हूँ सर, जो मर्ज़ी कहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई नहीं रोकने वाला कि क्यों कहते हैं, काम आना चाहिए, जो मर्ज़ी कह लें।
चलें, अभी असल में मैंने इसलिए पूछा है बोर होने का कि लेक्चर हमारा बहुत सारा पड़ा है। मुझे हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के अंदर लेक्चर को वाइंड अप कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन हो जाए 15 मिनट का, और फिर हम अगले दिन चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी हैबिट के मुताबिक तफसील से समझाने के चक्कर में ये तो 1 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा। क्रॉस करेंसी पेयर्स दूसरी कैटेगरी, मेजर करेंसी पेयर्स के बाद है क्रॉस करेंसी पेयर्स। ऐसी तमाम करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता वो क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाती हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन स्विस फ्रैंक, स्क्रीन पे इस वक्त जो 2-3 नाम नज़र आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन स्विस फ्रैंक है, जीबीपी एयूडी है, एयूडी कैड है, जीबीपी सीएचएफ एंड सो ऑन। जितनी भी करेंसी जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता वो सारी की सारी क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाती हैं। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम एग्जॉटिक पेयर्स कहते हैं। वो खैर एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मोस्टली तो ट्रेड नहीं की जाती, आम पब्लिक उसको ट्रेड नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस में ट्रेडिंग करते हैं, बड़े पैमाने पे ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन पब्लिक उसको ट्रेड बहुत कम करती है। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे चलूँ तो ये मैं एक क्लियर कर दूँ, अभी जैसे थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी की बात की थी, मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर हम ज़्यादातर लोग इसलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ये कई दफ़ा ऊपर जाती हैं दिन में, कई दफ़ा नीचे जाती हैं। ऊपर जाती हैं तो हम बाई करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, नीचे जाती हैं तो हम सेल करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री होंगे कि यही इनकी नेचर जो है ये आप लोगों को परेशान भी करती है। मार्केट नीचे आई थी, आपको लगा था अब ऊपर चली जाएगी, आप बाई करते हैं, वो मज़ीद नीचे चली जाती है। आपको लगा था वो ऊपर चली हुई है, आप सेल करेंगे ताकि वो नीचे आ जाए, लेकिन वो मज़ीद ऊपर निकल जाती है। तो बाज़ औक़ात बेतरतीबी सी सूरत हाल हो जाती है, और ये आपको मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर नज़र आएगा मोस्टली। दूसरी चीज़, मेजर करेंसी पेयर्स की अगर मैं बात कर लूँ, जीबीपी यूएसडी, यूरो डॉलर की अगर मैं बात कर लूँ, तो इनकी एवरेज मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको एवरेजेस निकालना भी आई होप के सिखाऊंगा कि किस तरह से करेंसीज की एवरेजेस निकाली जाती हैं। लेकिन एवरेज के तौर पे यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर जो है वो पर डे 80 से लेके 100 पिप तक की मूव करता है। फॉरेक्स मार्केट में 2 पैमाने हैं, एक है पिप और एक है पॉइंट। हम बात करेंगे इनकी आगे चल के इंशाल्लाह। मैं पिप्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी जीबीपी यूएसडी, पाउंड डॉलर, ये करेंसीज जो हैं ये डेली तकरीबन 80 से 100 पिप की मूव करती हैं। अब इस 80 से 100 पिप की मूव के अंदर हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, कभी हम बहुत अच्छे रह जाते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ जाते हैं, कभी हम इसके बरक्स अच्छे नहीं रहते और लॉसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम क्रॉस करेंसी पेयर्स की बात कर लें तो क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि ये एक ही डायरेक्शन में, ये मोस्टली ट्रेंडिंग होती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। मैं सारे करेंसीज की बात नहीं करूंगा, लेकिन चंद एक करेंसी पेयर्स मुझे इस वक्त जेहन में हैं, जैसे जीबीपी एयूडी है, जीबीपी सीएचएफ है, यूरो और पाउंड है। ये करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जिनकी जो डेली मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी ये तकरीबन गर्मियों के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है करेंसीज की मूवमेंट, सर्दियों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जीबीपी एयूडी हो गया या बाकी करेंसीज में जो क्रॉस करेंसीज हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्रॉस करेंसीज में जिनको गिनूंगा, उनकी डेली की जो मूवमेंट है वो 150 से 125 या 200 पिप तक है, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। यानी एक साइड पे जिधर ये चल पड़ती हैं लगातार चलती रहती हैं। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे होंगे। स्ट्रेटजीज़ 2-3 तरह की होती हैं, लेकिन मोस्टली जो 2 कॉमन टाइप्स हैं स्ट्रेटजीज़ की, एक हैं स्कैल्पर्स के लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ और दूसरी हैं ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। काइंडली मुझे बताएगा कि कौन कौन बंदा जो है वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है और कौन कौन बंदा ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है। मुझे ज़रा मैसेज करके इसका जवाब दें कि कौन कौन बंदा जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है और कौन कौन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। जवाब का इंतज़ार है। हमारे माशाल्लाह 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ठीक है, स्कैल्पिंग ठीक है, वेरी गुड। ट्रेंड ठीक है, चलें वेरी गुड हो गया। ट्रेंड ट्रेडिंग मोस्टली अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 80 to 90% हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। और बदकिस्मती से हम ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को ऐसे करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो नॉन ट्रेंडिंग है। मैं इसकी एक एग्जांपल दिया करता हूं कि हम रेल के इंजन को सड़क पे चलाने की कोशिश करते हैं,
रेल का इंजन तभी अच्छा परफॉर्म करेगा और अगर उसको रेल की पटड़ी पे चलाया जाए। अगर आप उसको सड़क पे चलाएंगे तो वो सड़क उखाड़ देगा और अपना भी सत्यानाश कर लेगा। हम ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम मोस्टली ऐसे पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंडिंग नहीं है। जीबीपी एयूडी मेरे दिमाग में दोबारा आ गया है। जीबीपी एयूडी की एवरेज मूवमेंट जब मैं पिछली दफ़ा ट्रेडिंग कर रहा था तो उस वक्त वो 150 पौने 2 ने 200 पिप्स एक एक दिन के अंदर एक ही डायरेक्शन में, ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जा रही है, नीचे जा रही है तो नीचे ही जा रही है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक्चुअली ट्रेंड को फॉलो करती हैं और फिर आपको लगातार उस ट्रेंड के अंदर रहने के लिए ट्रेडिंग देती हैं। लेकिन हम ऐसी जगह पे ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करती हैं जो लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही हैं और उसके अंदर हम गलत टाइप की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और यही बहुत बड़ी वजह बनती है लॉसेस की। हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से अच्छे करेंसी पेयर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ मेरी याद रखें कि किसी एक पेयर के साथ, किसी एक या ज़्यादा पेयर्स के साथ अटैच हो जाना आपको प्रॉफिट लेके नहीं देगा। हमारा एज ए ट्रेडर जो बेसिक मकसद है वो प्रॉफिट गेन करना है, चाहे वो किसी जगह से आ रहा हो। किसी एक चीज़ के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैचमेंट हमारा मकसद कभी भी नहीं है। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो ऐसी करेंसी के साथ आ रहा है जिसको दुनिया का कोई बंदा भी ट्रेड नहीं कर रहा ना, तो हम उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद प्रॉफिट है, लॉसेस से बचना है और प्रॉफिट्स लेना है। अच्छा जी, पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी किसी ज़माने में, अभी भी वैसे है? किस किस को पता है उसके बारे में? पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, अभी भी है, किस किस को पता है? और अब उसका नया नाम क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? किसको पता है इसके बारे में? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सर वेरी गुड। सर मुझे ये भी काइंडली बताएं कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो किस किस शहर में हैं? कराची में तो एक हुआ करती थी, शुरू ही कराची से हुआ है, लेकिन क्या उसके बाद भी कहीं और स्टॉक एक्सचेंज बनी है पाकिस्तान के अंदर? इस्लामाबाद, ठीक है। बस एक इस्लामाबाद ही है सर। चले खैर, मोस्ट पॉपुलर जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। उसके अलावा इस हवाले से डिटेल्स नहीं मालूम। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। चलें सर, 3 तो है ना, 3 का तो पता है, ठीक है, गुड हो गया। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक फ़िज़िकल प्लेस है जहाँ पे ट्रेडर्स जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, चाय शाय पीते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, करेंसीज की ट्रेडिंग नहीं होती। पाकिस्तान ने 2009 में आई थिंक एक नया सिस्टम लॉन्च किया था जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान में फ़िज़िकल लोकेशंस मौजूद हैं ट्रेडिंग के लिए, उसी तरह से पूरी दुनिया में बेशुमार फ़िज़िकल एक्सचेंजेस मौजूद हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक की बात करूंगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। यूके की लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस का एक पूरे का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें अगर हम बात कर लें तो नेस्डैक है, यूरोनेक्स्ट है जो कि बेल्जियम, फ्रांस, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, शंघाई चाइना में है, बीएमई स्पेन में है, इटालियन है, इटली की, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, और भी बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये सारी की सारी वो फिज़िकल प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे फ़िज़िकल ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे यानी वहाँ पे फिज़िकल मौजूद होके ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग वहाँ पे भी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है, लेकिन वहाँ पे वो फिज़िकली जा के करते हैं। इसके बरक्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लें जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, तो हम तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के साथ इन सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड हैं। हम किसी एक स्टॉक एक्सचेंज के मोहताज नहीं हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज अपने अपने मुल्क के हिसाब से 8 घंटे के लिए खुलती है और बंद हो जाती है। एक खुलती है
उसके दरमियान ही दूसरी खुल जाती है, उसके दरमियान ही तीसरी खुल जाती है, उसके चलते चलते चौथी खुल जाती है, पहली बंद हो जाती है, एंड सो ऑन। ये सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है और पूरी दुनिया में बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो आगे पीछे खुल और बंद हो रही होती हैं। और हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ इस पूरे के पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और हम जब चाहें इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम किसी एक जगह कैद नहीं है, यानी हम ये नहीं है कि जनाब अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज के साथ नत्थी हो गए थे तो वो बंद हो गई है तो उसके बाद हम वेले बैठे हैं, फिर हम काम ही नहीं कर सकते। ये आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, उनका टाइम आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इस चार्ट पे आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नज़र आ रही है। इसके 4 घंटे हुए थे खुले हुए और लंदन ओपन हो जाती है, यानी लंदन के पहले 4 घंटे और न्यूयॉर्क के आखिरी 4 घंटे ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये वो टाइम है जिसमें लंदन भी ओपन है, न्यूयॉर्क भी ओपन है। ऐसे ही न्यूयॉर्क जब बंद हो जाता है तो टोक्यो सेशन खुल जाता है, टोक्यो और लंदन का टाइम आपस में ओवरलैप करता है। टोक्यो के टाइम के अंदर ही सिडनी को ओपन हो जाता है, सिडनी और टोक्यो आपस में ओवरलैप कर रहा होता है। तो ये जो 4 की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स हैं जो कि आगे पीछे ओपन और बंद हो रही होती हैं। लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग टाइम है, 4 घंटे जो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों खुली हैं, इस टाइम को फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैजिक टाइम भी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जितना डेली कारोबार हो रहा है उसका तकरीबन को 35% हिस्सा जो है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो जाता है, 17% न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, 6% टोक्यो में, और जो बाकी का 40-42% बचता है वो बाकी की सारी स्टॉक दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस बनती हैं। इस फील्ड में काम करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता भी है। एक तो 24 घंटे की मार्केट है, कभी भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बहुत ही थोड़े पैसे के साथ हम काम कर सकते हैं, बरअक्स इसके अगर हम फिज़िकल स्टॉक एक्सचेंज किसी की भी बात कर लें, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करने चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में 5 लाख से नीचे अकाउंट ही ओपन नहीं करते। मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपनिंग की वो 5 लाख रुपए से होती है। तो बहरहाल यहाँ पे आप बहुत ही थोड़े पैसे के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को बाई करते हैं तो एक मार्जिन होता है, हम आगे चल के मार्जिन की बात करेंगे, वो पैसा जो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए आप खर्च करते हैं, तो बहुत ही थोड़े मार्जिन के साथ आप किसी भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। इस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। सर कोई बताएगा लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी लिक्विड से निकली है, लिक्विडिटी होती क्या है? सर कोई बंदा लिक्विडिटी के बारे में बताए कि लिक्विडिटी क्या होती है। ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है सर। कैश, वेरी गुड। और सर थोड़ा सा सर ज़रा एक्टिव होकर जवाब दें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का दारोमदार भी होता है। लिक्विडिटी क्या होती है? नहीं भी पता तो जवाब दें ज़रूर सर, सारे ही जवाब दें। लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ बाई और सेल कर बड़े बड़े ऑर्डर लगे हों, ठीक है, अच्छा ठीक है, बड़े बड़े ऑर्डर लगे हों, ठीक है, आप वो बात कर रहे हैं एसएमसी के हवाले से, ठीक है, डोंट नो, ओके। लिक्विडिटी क्या होती है? वो जो अबू बकर भाई ने कही है बात, वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, वो एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। लिक्विडिटी समझ लें क्या है। इसको समझाने के लिए लिक्विडिटी वो होती है जब आपको खालिस किस्म में चीज़ें मिलती हैं लाइक कैश, ठीक है, जिससे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें लिक्विडिटी समझ लें सर, लिक्विडिटी क्या होती है। मेरे साथ एक फ़िज़िकल एक वाक़या हुआ 2000 आई थिंक 12 या 13 की बात है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है, एक पाकिस्तानी बैंक है उसके शेयर्स ख़रीदे। उस वक़्त फ़िज़िकल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की। उन्होंने उस बैंक के शेयर्स ख़रीदे। उस वक़्त बैंक के शेयर की कीमत थी 18 रुपये पर शेयर। उन्होंने 1 लाख शेयर ख़रीदे।
सर कितनी अमाउंट बनेगी? 18 रुपये का शेयर था, 1 लाख शेयर खरीदे उन्होंने, कितनी अमाउंट बनेगी? थोड़ा सा जागते रहें। मुझे पता है कि लेक्चर लंबा हो जाता है तो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वाकई सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा ज़रा जान लगा के बैठें। अगर हो सके नींद आ रही हो तो चाय का कप शप पी लें। वैसे मैंने चाय पी ली है, मुझे दोबारा तलब महसूस हो रही है बोलने के बाद। तकरीबन को 1.5-2 साल के बाद मैंने इतना बोला है। जब से हार्ट अटैक हुआ है तब से मैंने कभी भी नहीं बोला इतना। अच्छा, सॉरी सर, लाइक कुछ आपने ख़रीदा और उसके बाद जब सेल करेंगे तो उसके बाद जो किसी भी वक्त से, बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो उन्होंने जनाब 18 रुपये का शेयर था और 1 लाख शेयर खरीद लिया, टोटल 18 लाख की रकम बन गई। मेरी उनसे मुलाकात हुई 2015 में आई थिंक। मैंने चलते चलते बातों में उन्होंने बताया कि यार मैंने ना फ़लाँ बैंक के शेयर ख़रीदे थे और जब मैंने शेयर ख़रीदा था तो उस वक़्त वो 18 रुपये का था, 18 लाख के मैंने शेयर ख़रीद लिए। अब उस बैंक का जो शेयर है उसकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। उस बैंक की जो कंडीशन थी, माली कंडीशन थी, वो काफ़ी बुरी हो गई थी और उसके शेयर की कीमत गिरनी शुरू हो गई। गिरते 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 उस शेयर की कीमत, जिस दिन वो मेरे साथ बात कर रहे थे उस वक़्त उस शेयर की कीमत थी 5 रुपये पर शेयर। यानी 18 लाख रुपए के उन्होंने ख़रीदे थे और उस वक़्त उसकी कीमत थी सिर्फ 5 लाख रुपए। आई थिंक 13 लाख बनेंगे, रियाजी मेरी वैसे कमज़ोर थोड़ी सी। 13 लाख रुपए का सरे दस्त उनको नुकसान हो रहा था उस वक़्त। मैंने कहा यार इतनी देर तक आपने इसको होल्ड क्यों किया हुआ है? 3-4 साल आपने होल्ड कर लिया है, इसको बेचा क्यों नहीं आपने? कहने लगे कि यार जब इसकी कीमत गिरनी शुरू हुई ना तो 12 रुपये पे आ गई, तो मुझे लगा कि इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, इसको बेच देना चाहिए। मैंने अपने ब्रोकर को कहा इसको बेच दो, तो उसने कहा ठीक है जी बेच देते हैं। उसने उसके लिए बेचने के लिए कह दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल मार्केट में और जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है वहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है। 12 रुपये का शेयर उन्होंने बेचने पे लगा दिया, ख़रीदार कोई नहीं था। लोगों को लग रहा था यार ये तो और गिरेगा, इसको क्यों ख़रीदें। फिजिकल मार्केट के अंदर सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड होती है। आप ऊपर जाती चीज़ को बाई तो कर सकते हैं, नीचे जाती चीज़ को सेल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब वो 12 रुपये का नहीं बिका, मजीद गिर गया, 10 रुपये का हो गया, नहीं बिका, 8 रुपये का हो गया, नहीं बिका, 5 रुपये का हो गया, नहीं बिका। उसके बाद मुझे पता है कि वो 3 रुपये का भी हो गया। 3 रुपये का जब हो गया तो उस वक्त लोगों को लगा कि हाँ अब इसकी कीमत बढ़ने के चांसेस है। गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए, कार्ड भाटा, सर मुझे लोकल लैंग्वेज का नहीं पता। अच्छा, तो उस वक़्त लोगों को लगा कि अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया है तो इस बैंक के शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। तो 3 रुपये का जब शेयर हो गया तो उस वक़्त बायर पैदा हो गया, तो उस वक़्त लोग उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो गए। बहरहाल उन्होंने 5 रुपये का जब शेयर हो गया तो तब उसको सेल कर दिया। 5 के सवा 5 रुपये का था, तब उन्होंने उसको सेल कर दिया। लॉस बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, लेकिन वो कहते थे कि यार इतने सालों से मैंने संभाला हुआ है तो मेरे पास अब और सब्र नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई चीज़ बाई या सेल करने की बात करें उसी वक्त उस चीज़ के लिए बायर और सेलर अवेलेबल हो। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या हो रहा है, आपका जब दिल चाहता है किसी चीज़ को बाई करने का, आप बाई के बटन पे क्लिक करते हैं, बाई हो जाता है। आप सेल के बटन पे क्लिक करते हैं, सेल हो जाता है। यानी हर वक्त लाखों नहीं करोड़ों लोग उस चीज़ को बाई करने के लिए और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जब भी ट्रेड होती है हमेशा दोनों काम होते हैं। अगर आप कोई चीज़ बाई कर रहे हैं तो कोई सेल भी कर रहा है। कोई बेचने वाला होगा तो आप खरीदेंगे, अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो कोई बेच नहीं सकता। आपकी दुकान है टेलीविज़नों की, अगर ख़रीदार ही कोई नहीं है तो आप टीवी किसको बेचेंगे? और आपने टीवी लेना है और आपके शहर में दुकान ही टीवी की कोई नहीं है तो आप ख़रीदेंगे किधर से? तो लिक्विडिटी जो है वो एट ए टाइम बायर्स और सेलर्स की वाफर मिकदार में मौजूदगी को कहते हैं। जितने सेलर्स और बायर्स ज़्यादा होंगे उतना हम कहते हैं कि वो मार्केट ज़्यादा लिक्विड है, और जितने उस मार्केट के अंदर सेलर्स कम हो जाएंगे, बायर्स कम हो जाएंगे, उतनी उसकी लिक्विडिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। तो फॉरेक्स मार्केट
इसी वजह से मोस्ट लिक्विड मार्केट कंसिडर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त करोड़ों के हिसाब से बाइंग और सेलिंग के लिए लोग बैठे हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बेशुमार लोग उसको बेचने को तैयार हैं। आप कुछ बेचना चाहते हैं, बेशुमार लोग उसको खरीदने को तैयार है। आई होप कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। सर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक तो मुझे बता दें, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से अभी तक जो हमने पढ़ा है तो मुझे वो काइंडली बता दे। सेशंस एंड टाइम जोन टेबल, ये आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है। जी सर अरसलान भाई पूछें, बिल्कुल पूछें सर, खुशी हुई है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है। चले सर अब्दुल्ला अबूकर भाई, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे तरीके से कोई चीज़ आपको समझ आई है मेरी, मुझे खुशी है इस बात की। बट टाइम शॉर्ट है डॉक्टर साहब, आप अच्छे आदमी हैं सर, शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया सर। क्वेश्चन आई थिंक असलान भाई ने कुछ कहा था पूछने का, पूछ लें सर जो भी क्वेश्चन है। अच्छा कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, फ़र्ज़ करें सेशन ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन में किसी का जवाब नहीं दे पाता, या बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी कहा आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एंड पे स्क्रीन के आ जाएगा, शुरू में भी था 030065612440। आप जब मर्ज़ी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 030065612440। आप जब मर्ज़ी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ हर बंदे के सवालों का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, सेशन टाइम जोन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मार्केट्स जो हैं वो लगातार ओपन और क्लोज़ हो रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देता हूँ कि लंदन सेशन जो है वो तकरीबन 1 बजे खुलता है, उसके बाद अमेरिकन सेशन जो है वो शाम को तकरीबन 5-6 बजे खुलता है। ये मैं 1 बजे और 5-6 बजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गर्मियों और सर्दियों में 1 घंटा टाइम आगे पीछे भी होता है। अच्छा, तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो है, अमेरिका और बरतानिया का जो सेशन, इस लंदन के आखिरी 4 और न्यूयॉर्क के पहले 4 घंटे जो हैं ये आपस में ओवरलैप करती हैं, और ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैजिक टाइम कहलाता है। यानी ये वो टाइम है जिसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। मार्केट की सबसे ज़्यादा मूव्स इसी में होती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी इसी सेशन के अंदर होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी टाइम के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो ये पाकिस्तानी शाम के 5-6 बजे से लेके तो रात के 9-10 बजे तक का वक्त है। हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि मोस्टली हमारे ऐसे लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो जॉब्स करती हैं, वो भी इस टाइम के अंदर फ्री होके घर आ चुके होते हैं और इस टाइम में ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से। ये जो चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि आपको ये बताता रहता है कि कब कौन सी मार्केट ओपन है, किस स्टेज पे चल रही है। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर किसी को भी वो सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा लिख के डिटेल कि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए टाइम जोन वाला, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो आप अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल के लिए वो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है अकाउंट टाइप्स। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स हैं। वैसे तो इससे भी कुछ ज़्यादा अकाउंट टाइप्स अब हो गए हैं, लेकिन मैं ये अकाउंट टाइप्स जो हैं ये बात कर रहा हूँ जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं उस टाइम की। स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। जब भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम जनाब यूरो डॉलर को बाई करते हैं, पाउंड डॉलर को बाई करते हैं, तो जब भी किसी चीज़ को हम ख़रीदते हैं तो इसकी मिकदार का तयन ज़रूरी होता है। जैसे थोड़ी देर पहले अबू बकर भाई को मैंने कहा था जी चीनी ले आओ, तो अबू बकर भाई अगर बाज़ार जाएं और सिर्फ मैं उनको इतना कहूं कि भाई जाके चीनी ले आओ और वो दुकानदार को कह दें भाई मुझे चीनी दे दो, तो ये मैसेज कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि भाई 1 किलो लेनी है, 2 किलो लेनी है कि 5 किलो लेनी है। मिकदार बतानी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं कभी भी, तो उसकी मिकदार का तयन ज़रूरी है। जब तक मिकदार नहीं बताएंगे आप उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम करेंसी पेयर्स की बात कर रहे हैं, करेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसकी मिकदार का तयन ज़रूरी है। करेंसीज ट्रेडिंग के अंदर 3 किस्म के पैमाने हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। जब भी हम स्टैंडर्ड
पैमाने में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस करेंसी के 1,00,000 यूनिट्स को बाई कर रहे हैं। मिनी के अंदर 10,000 यूनिट्स को और माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट्स को हम बाई करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करने लगते हैं तो MT4 में, मैं कंप्यूटर की एग्जांपल देने लगा हूं, तो MT4 की ये आपको ट्रेड विंडो आपके सामने है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको आप सेट करते हैं वो वॉल्यूम है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 0.10 भी लिख लेते हैं, 0.20 भी लिख लेते हैं, 0.01 भी लिख लेते हैं। तो ये वॉल्यूम एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम आपकी मिकदार का तयन है। वॉल्यूम स्टैंडर्ड के लिए 1 है, मिनी के लिए 0.10 है और माइक्रो के लिए 0.01 है। जैसे ही आप ये अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं कि 1 लिखेंगे तो सिस्टम को पता चल जाता है कि आप उस चीज़ के 1,00,000 यूनिट परचेज़ करना चाहते हैं। आप यहाँ पे 0.10 लिखेंगे तो सिस्टम को पता है कि आप उसके 10,000 यूनिट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, और अगर आप 0.01 लिखेंगे तो सिस्टम उसके 1,000 यूनिट्स को परचेज़ करेगा। आप ये एक कोड दे रहे हैं अपने MT4 को कि आप कितनी मिकदार में किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। ज़ाहिर है जितनी बड़ी या कम मिकदार में आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे उतना ही प्रॉफिट या लॉस जो है वो भी आपका कम होगा। फॉरेक्स मार्केट में आप में से हो सकता है अक्सर को पता हो कि ब्रोकर्स 2 टाइप्स की हैं। एक वो हैं जो 4 फिगर ब्रोकर्स हैं जिनमें आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं। मिसाल के तौर पे यूरो डॉलर की प्राइस है 1.2, 3, 4, 5, तो ये अशारिये के बाद 4 हिस्से हैं। लेकिन अगर कीमत हो जाए 1.2, 3, 4, 5 तो ये इशारे के बाद 5 हिस्से हो जाएंगे। तो ब्रोकर्स मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन इस वक्त फॉरेक्स मार्केट के अंदर ब्रोकर जो हैं वो 5 डेसिमल वाले ही रह गए हैं, यानी इशारे के बाद 5 हिस्से वाले रह गए हैं। इसलिए मैं 4 वालों को नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ऐसे बंदों को जिनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बहरहाल स्टैंडर्ड के अंदर 1,00,000 यूनिट होते हैं और वॉल्यूम के अंदर हम 1 लिखेंगे तो हमारा $1 जो है, 1 पिप जो है वो $10 के इक्वल हो जाएगा। हर पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट और लॉस हमें हो रहा होगा। मिनी के अंदर 10,000 यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के अंदर 0.10 लिखेंगे और पर पिप के ऊपर हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो $1 का होगा। और माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के अंदर हम 0.01 लिखेंगे और पर पिप के ऊपर जो मूवमेंट हमें चार्ट पे नज़र आती है करेंसीज के अंदर वो 0.10 की होती है। ये तो हो गए मोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, आई होप कि आप सारे उसका बड़े आराम से जवाब दे देंगे। एक क्वेश्चन जो मुझसे या अक्सर लोगों से पूछा जाता है वो ये कि जी ट्रेनिंग ले ली है, प्रैक्टिस भी कर ली है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है डेमो अकाउंट के ऊपर, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी भी लाइव अकाउंट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकते। और एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पैसे से काम स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या ख्याल है आपके नज़र में? आप माशाल्लाह कुछ 14-15 बंदे इस वक्त अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को, तो आपकी नज़र में कितने पैसे से काम स्टार्ट करना चाहिए? हर बंदा ये तो बता सकता है कि कितना पैसा आपकी नज़र में होना चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए डॉलर्स की शक्ल में। सर डॉलर्स की शक्ल में $1,000 ठीक है, $100 ठीक है, 100 ठीक है। सारी जवाब दे दें यार, कुछ नहीं होता। चलें, फर्स्ट टाइम 10 सेंट सर ठीक है, लेकिन वो तो खैर बहुत थोड़े हो जाएंगे। जितना हो कम है ये भी ठीक है, जितना हो कम है ये भी जवाब बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में शुरू में आपको हमेशा कम पैसे से काम स्टार्ट करना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि बंदा नया होता है, उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस अपनी जगह पे है। अगर आप डेमो अकाउंट पे बहुत अच्छा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं, तो जब आप लाइव अकाउंट पे जाएंगे तो फिर भी आपके रिज़ल्ट्स नीचे आ जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की वजह से आप अच्छे खासी प्रैक्टिस के बावजूद घबरा जाते हैं। आप चूँकि आपका अपना पैसा अब इन्वॉल्व है लाइव अकाउंट के ऊपर, तो आपको एक एक सेंट की टेंशन हो रही होती है और वहाँ पे फिर उस टेंशन के अंदर आके आप गलतियों पे गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप शुरू में कम पैसे से स्टार्ट करें।
$100 to $500 एक रीज़नेबल अमाउंट हो सकती है। बहरहाल इसका जवाब ये है कि ये भी हर बंदे के लिए वेरी करता है। किसी बंदे के लिए $10 भी बहुत बड़ी अमाउंट है और किसी के लिए $1000 भी कुछ नहीं है। ये हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। बहरहाल फिर भी अगर हो सके तो $50 से $100 के दरमियान पहला डिपॉजिट जो है वो आप करें। उसके बाद 1 महीना आप ट्रेडिंग करें। उस 1 महीने के अंदर लाइव अकाउंट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, जो कुछ आपने ट्रेड किया डेमो अकाउंट के ऊपर, वो आपको कितने अच्छे तरीके से आ गया। और जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हो तो फिर अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें। चलें जी, क्वेश्चन मेरा ये है, नया बंदा है एक और वो मार्केट में $100 से काम स्टार्ट करता है। आपके अकाउंट में $100 आ गए हैं और आपने उसके साथ काम स्टार्ट करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। स्टैंडर्ड में 1 लाख यूनिट, जब भी आप ट्रेड करेंगे 1 लाख आप यूरो खरीदेंगे। मिनी के अंदर 10,000 यूरो खरीदेंगे और माइक्रो के अंदर 1,000 यूरो खरीदेंगे या डॉलर खरीदेंगे या पाउंड खरीदेंगे, जो भी आप खरीदेंगे तो वो कम से कम आपके पास 1,000 होगा। अब मसला ये है कि आपके अकाउंट में तो हैं सारे $100, तो आप फिर ये एक छोटे से छोटा जो लॉट हमारे पास है वो तो 1,000 का है, तो किस तरह से ख़रीदेंगे। मैं आपको $100 दे के कह दूँ कि अरसलान भाई जाओ बैंक में जाके इसके बदले में 1,000 का नोट ले आओ, तो क्या मिल जाएगा? क्या होगा? कौन इसके ऊपर रोशनी डालेगा अच्छे तरीके से? अपने मोबाइल की टार्च ही ऑन कर लें चाहे। आपके अकाउंट में है $100, आप उस $100 के साथ जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो तो 1,000 यूनिट है। सर माइक्रो में आपके पास हैं $100, लेकिन माइक्रो में जब आप बाइंग करने जाएंगे तो आप मिनिमम 1,000 बाई करेंगे, तो 100 के साथ आप बाई कैसे करेंगे? ब्रोकर लीवरेज देता है, बिल्कुल देता है, वेरी गुड। यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट आता है लीवरेज का। लीवरेज को 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, लीवरेज भी कहते हैं और लेवरेज भी कहते हैं। बहरहाल मैंने एक जगह पे डिक्शनरी में पढ़ा था कि अमेरिकन तरीक़ाकार में उसको लेवरेज शायद कहते हैं और ब्रिटिश में उसको लीवरेज कहते हैं। बहरहाल जो भी है, लीवरेज एक ऐसा कर्जा है, एक ऐसा उधार है जो ब्रोकर आपको देता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ट्रेड करने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये 2 धारी तलवार है, जहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेने में हेल्प करती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लॉसेस भी करती है। सर किस किस को नींद आ रही है? सच्ची सच्ची बताना है, किस किस को नींद आ रही है? कौन कौन बोर हो रहा है? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुन के किस किस को नींद आ रही है? जवाब दें सर। अभी तक तो नहीं आ रही, चलें ठहर के आएगी, इसका मतलब है हो सकता है कि लेक्चर सुनने के बाद आपको बड़ी पुरसुकून नींद आए, ये भी हो सकता है। मज़ा आ रहा है लेकिन बैटरी लो है सर। बैटरी लो का तो इलाज है कि उसको चार्ज कर लें अगर बिजली है तो। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास लोड शेडिंग ना हो गई हो। चलें ठीक है, लेवरेज की हम बात कर रहे थे सर। तो लेवरेज जो है ये एक 2 धारी तलवार है, जहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेने में हेल्प करती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस भी करती है। लेवरेज होती क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। लेवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है, मैं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। लेवरेज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम कितना हो गया है सर? 1.25 घंटा हो गया है। अगर बोर नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं, बता दीजिएगा। लेवरेज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर कल पे ना रख लें? जी सर ठीक हो गया, बस ये फिर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कल पे रख लेंगे। आपके पास हैं, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, रेलिवेंट नहीं है, मतलब हकीकी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए है कि आपने घर ख़रीदना है और उस घर की कीमत है 1 लाख रुपए और आपके पास है सिर्फ 10,000 रुपये। अगर आप ये कहें कि यार मेरे पास 10,000 हैं और मैं अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के इस घर को ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप पैसे इकट्ठे करेंगे और जब आपके पास 1 लाख हो जाएगा तो फिर आप घर ख़रीदेंगे और मुमकिन है उस 1 लाख होने तक आप बूढ़े हो जाएं या घर की कीमत 2 लाख हो जाए। ज़ाहिर है वो 1 लाख के एक दिन में तो आ नहीं जाना,
तो वो तो टाइम लगेगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 10,000 हैं, आप अपने 10,000 को यूटिलाइज़ करें, लेकिन साथ में आप किसी से हेल्प ले लें कि यार बाकी मुझे उधार दे दो, मैं वो आपको वापस कर दूंगा। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक की जो भी शर्त शराइत हैं उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन आप बैंक से लोन ले लेते हैं 90,000 का। अब आपका 10,000 है, बैंक का 90,000 है, आपके पास हो गया 1,00,000 रुपया। आपने 1,00,000 रुपया पूरा किया, घर खरीदने गए, घर खरीद लिया और काम ख़त्म। ये है 1 to 10 की लेवरेज कि आपने कुछ हिस्सा अपने पास से डाला, बाकी आपको बैंक ने लोन दे दिया और आपका भरा हो गया। अब हो सकता है साल के बाद उस घर की कीमत जो है वो 1,25,00,000 हो जाए, और अब क्या होगा, आप उस घर को बेच देते हैं, बेचने के बाद आपके पास आए 1,25,00,000, आपने उसमें से 90,000 बैंक को वापस कर दिए, आपके पास 10,000 अपने वापस आ गए, 25,000 का प्रॉफिट आ गया। अगर आप ऐसा ना करते तो आप सारी ज़िंदगी गुजार देते उस घर को ख़रीदने के चक्कर में, पैसे इकट्ठे करने में। तो ये है लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट कि लेवरेज एक ऐसा लोन है जिसकी वजह से आप अपने आप को काम करने के काबिल बनाते हैं। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ब्रोकर हमें लेवरेजेस ऑफ़र करता है। लेवरेजेस मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। अब इस वक्त अगर हम बात कर लें तो ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा लेवरेजेस दे रहे हैं, इवन के 1 to 1,000, 1 to 2,000, 1 to अनलिमिटेड की लेवरेजेस भी अब तो कुछ स्नैरियोज़ में मिल रही हैं इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन हम एक बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं 200 की लेवरेज की, कि आप 200 की लेवरेज ब्रोकर से लेते हैं। अब यहाँ पे मैं उसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आखिरी लाइन, इस स्लाइड की आखिरी लाइन को अगर आप देखें तो आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकर से आप 200 की लेवरेज ले रहे हैं। 200 की लेवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप $200 ले रहे हैं, ये 200 गुना कर्जा है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे। आपने $100 इन्वेस्ट किए, ब्रोकर से 200 गुना कर्जा ले लिया, आपका टोटल कैपिटल हो गया $20,000 का। आपके अकाउंट के अंदर $100 नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन बैकग्राउंड पे ब्रोकर आपको लेवरेज दे के खड़ा है 200 की। टेक्निकली आपके अकाउंट के अंदर जो कैपेसिटी है वो $20,000 की है। यानी माइक्रो अकाउंट के अंदर थे $10,000, अभी हमने देखे थे। मिनी अकाउंट में थे, माइक्रो अकाउंट के अंदर थे $1,000, मिनी अकाउंट के अंदर थे $10,000 और स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर थे $1,00,000। अब आपके पास टेक्निकली $20,000 है, यानी माइक्रो नहीं बल्कि 2 दफ़ा आप मिनी ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मिनी लॉट भी 2 दफ़ा आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास इतना कैपिटल है कि आप माइक्रो नहीं बल्कि मिनी लॉट को भी 2 दफ़ा ट्रेड कर सकते हैं। अब लेवरेज की वजह से आपका $100 इस काबिल हो गया है कि आप इतनी बड़ी लॉट स्टार्ट कर लें। ये टोटल कैपेसिटी है आपकी। ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप इस तरह से करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास जो बैकअप होगा वो बहुत थोड़ा रह जाएगा। मैं उसको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा आगे चल के इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल लेवरेज की वजह से आप बहुत थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी मिकदार में ट्रेड करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमेशा छोटी ट्रेड करनी चाहिए अपने पैसे को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अगर आप बड़ी ट्रेड करेंगे आप कर तो सकते हैं, ब्रोकर आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपका रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। मार्केट थोड़ी बहुत भी आगे पीछे हो गई तो आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे जा सकता है, आप नुकसान कर सकते हैं। आखिरी हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ आज का वो है मार्केट मूवर्स। मार्केट को चलाता कौन है? मार्केट को मैं और आप तो नहीं चलाते, हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। मार्केट को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स हैं, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ये वो सारे अदारे हैं जो कि मार्केट को मूव करने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। बैंकों की भी 2 किस्म की कैटेगरी हैं। एक है सेंट्रल बैंक्स। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है सर, कौन बताएगा? पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक कौन सा है, किसको पता है? स्टेट बैंक, बिल्कुल। बैंक तो बहुत सारे हैं लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है और वो पाकिस्तान में है, स्टेट बैंक। उसी तरह से पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो यूएस का है फेडरल रिजर्व बैंक, जिसको यूएस सेंट्रल बैंक भी कहते हैं।
बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ कनाडा है, स्विस नेशनल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ और बहुत सारे हैं। लेकिन ये वो बड़े बड़े हैं जो इनकी तादाद तकरीबन कुछ 4,500 से ज़्यादा है। तो ये वो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, और इनकी लेन देन, इनके काम की वजह से मार्केट के अंदर हमें बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई नज़र आती हैं, मार्केट के अंदर हलचल हमें नज़र आती है। कमर्शियल कंपनीज़ हैं जो कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे ख़रीदारी कर रही हैं चीज़ें। मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आजकल ये कारों का बड़ा शोर है, मिसाल के तौर पे टोयोटा कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, होंडा कंपनी है। इन्होंने जनाब पाकिस्तान में रहते हुए जापान से कुछ मंगवाना है, कारें मंगवानी हैं, तो वो ज़ाहिर है कि 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार डॉलर को ट्रेड नहीं करेंगे, वो लाखों डॉलर्स में या इससे भी ज़्यादा डॉलर्स में पेमेंट्स करेंगे। तो वो पैसा जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है तो वो बैंकों के ज़रिए जाता है, और ये सारा का सारा हमें बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जितनी भी होती हैं, ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, बहरहाल ये एग्जांपल जो है ये फिट बैठती है मार्केट की मूवमेंट के हवाले से। तो इस तरह से जब कंपनीज ट्रेड करती हैं, बैंक्स ट्रेड करती हैं, तो हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी फंडामेंटल ख़बरें हैं। ख़बरें मैं उनको कह लूँगा, आप लोगों में से अक्सर को पता होगा, जैसे forexfactory.com है, investing.com है, इस किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर ये ख़बरें जो हैं वो लगातार आ रही होती हैं। तो उनकी मूवमेंट जो होती है, उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं मार्केट को, वो मूव करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मौजूद है, यूरो और डॉलर का चार्ट है। ये अक्टूबर 2011 का चार्ट है। अक्टूबर 2011 में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने एक रेफरेंडम अनाउंस कर दिया, यूरो की कीमत गिर गई, फिर किसी तरह से कोई अच्छी खबर आ गई, यूरो की कीमत बेहतर हो गई, फिर बुरी खबर आ गई। तो ये अच्छी बुरी खबरें लगातार आती रहती हैं और मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। ख़बरें हासिल करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे टीवी चैनल तो खैर खान साहब और नवाज शरीफ के अलावा कुछ बताते ही नहीं हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो डेडिकेटेडली फॉरेक्स मार्केट के हवाले से हमें ख़बरें देते हैं, जिसमें ब्लूमबर्ग टीवी है, CNBC है, BBC है, CNN है, वगैरह वगैरह। इनकी डेडिकेटेड ट्रांसमिशंस भी होती हैं फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, वो देखते रहें तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट में अगर हम एनालिसिस की बात कर लें तो 4 किस्म के एनालिसिस टाइप्स हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है, जिसमें हम ख़बरों की बेस पे और मार्केट के अंदर होने वाली इकॉनमी की सूरत हाल की बुनियाद पे देखते हैं कि क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। टेक्निकल बेस एनालिसिस है, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हम चार्ट्स को देखते हुए, चार्ट पैटर्न्स को, कैंडल स्टिक्स को देखते हुए, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स और बहुत सारी दीगर चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। सेंटिमेंटल और पॉलिटिकल एनालिसिस मोस्टली हमें खुद नहीं करने पड़ते, वो टीवी चैनल्स वगैरह से किए कराए मिल जाते हैं। ट्रेड करने के लिए मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस जो हैं, आज एक बड़ा सवाल काफ़ी सारे लोगों ने किया कि जी आप MT5 की ट्रेनिंग देंगे या MT4 की ट्रेनिंग देंगे। तो एक्चुअली हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे बेसिकली इस पूरे कोर्स के अंदर, और टेक्निकल एनालिसिस है चार्ट की मूवमेंट, चार्ट को देख के एनालिसिस करना कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। आप उसको अब चाहे MT4 पे अप्लाई कर लें, चाहे MT5 पे अप्लाई कर लें। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, यानी आप उसको दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर लें। फॉरेक्स मार्केट में ये MT4 और MT5 दो एप्लीकेशंस ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी हैं। निंजा ट्रेडर है, सी ट्रेडर है, ट्रेडिंग स्टेशन है, और बहुत सारी कस्टम एप्लीकेशंस हैं जो कि मार्केट में यूज़ हो रही हैं। लेकिन 99% मैं कह लूँ, वो चलें मुबालगा हो जाएगा, मैं फिर भी कहूँगा 90% जो है लोग वो MT4 और MT5 के ऊपर ट्रेडिंग करती हैं या करना प्रेफर करते हैं। सर बिनीमो ऐप पर आपका क्या? सर मैंने नहीं इसके बारे में सुना, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, माज़रत। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में। मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन बंदा हूँ, यानी जिस चीज़ पे लगे हुए हैं उसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, कोई नए नए एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मैं नहीं जाता। असल मसला वही जो मैंने पहले भी बताया कि आपको कमाना आना चाहिए। किसी एक चीज़ से जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं तो फिर इधर उधर आपको पंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डट के उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब आपका फोकस डाइवर्ट होना शुरू हो जाए, आप कभी किसी चीज़ के ऊपर जाना शुरू हो जाए, कभी किसी चीज़ के ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो फिर आपका फोकस जो है वो, जैसे मैंने कहा, कि डाइवर्ट हो जाता है। फिर आप किसी एक चीज़ से अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। वो ज़्यादा कश्तियों का सवार जो है वो फिर आपको पता है कि क्या होता है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस,
पता है आपको बहुत प्रॉफिट आता है इस मार्केट के अंदर, लेकिन वही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बंदे के लिए नुकसान का बायस भी बनता है। बंदा लालची हो जाता है और उस लालच में आके फिर आहो, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। आप उम्मीद है सारे अब बोर होना शुरू हो गए होंगे। एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। वो को बाहर से, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, को बाहर से बंदा आया था पाकिस्तान, तो आके स्टेशन पे किसी से पूछा कि यार मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो यही रास्ता जाता है? उसने कहा आहो। वो बड़ा हैरान हुआ, अच्छा ये कैसा जवाब है। थोड़ा सा आगे गया, फिर किसी से पूछा यार मैंने उधर जाना है, यही रास्ता जाता है? फिर उसने कहा आहो। तीसरे बंदे से पूछा, उसने भी कहा आहो। चौथे बंदे से पूछा कि यार मैंने फ़लाँ जगह जाना है, ये रास्ता जाता है? उसने कहा हाँ जी यही जाता है। कहने लगा चलो ये तो ठीक हो गया, मुझे ये बताओ, पहले मैंने 3 बंदों से पूछा था कि ये रास्ता जाता है, तो वो सारे कहते हैं आहो, तुमने कहा है जी हाँ, तो फ़र्क क्या है दोनों में, आहो में और जी हाँ में? तो वो कहने लगा जी कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो जी हाँ कहता है, और जो अनपढ़ इंसान होता है वो आहो कहता है। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा अच्छा इसका मतलब है तुम पढ़े लिखे हो? वो कहता है आहो। तो उम्मीद है कि आपको आहो जो है वो समझ आ गया होगा। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, वहीं पे बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। बहुत ज़्यादा लालच में बंदा आके बहुत कुछ गड़बड़ कर बैठता है, और फॉरेक्स मार्केट में लॉसेस की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो लालच है। बेस्ट ब्रोकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा है सर? बेस्ट ब्रोकर, जी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? ये एजुकेशन सीरीज जो है वो डू प्राइम की तरफ से दी जा रही है। आप लोग मुझे बाद में रब्ता कर लीजिएगा, मैं डू प्राइम का ज्वाइनिंग लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन करके डू प्राइम को भी चेक करें। बेस्ट ब्रोकर सारे ही हैं सर, और कोई भी नहीं है। कैसे? देखें, ब्रोकर ने आपको कमा के नहीं देना। ट्रेडिंग आपने खुद करनी है, ट्रेड आपने खुद स्टार्ट करनी है, एनालिसिस आपने खुद करना है, स्टॉप लॉस आपने खुद लगाना है, टेक प्रॉफिट आपने खुद लगाना है। ब्रोकर ने क्या करना है? ब्रोकर का सिर्फ बेसिकली तो एक ही रोल है मेरी नज़र में, और वो ये है कि आपने उसके अंदर अकाउंट ओपन करना है, अपना फंड्स डिपॉजिट करने हैं, वो फंड्स ब्रोकर ने संभाल के रखने हैं। जब आपने कहना है कि मुझे विड्रा दे दो, ब्रोकर ने आपको वो पैसे विड्रा कर देने हैं। इसके अलावा ब्रोकर का टेक्निकली कोई रोल नहीं है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है वो सारों नहीं करना है, पैसे संभालने हैं वो सारों नहीं करने हैं। ट्रेडिंग में ब्रोकर डायरेक्टली आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कोई भी ब्रोकर नहीं करता दुनिया का। हाँ, हर ब्रोकर अपने तौर पे ये कोशिश करता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे, बेहतर से बेहतर एनालिसिस प्रोवाइड करे, गाइडलाइन प्रोवाइड करे, सिग्नल प्रोवाइड करे, ताकि आप अच्छे तरीके से बेहतर ट्रेडिंग कर सकें। ये हर ब्रोकर अपने ताई पूरी कोशिश करता है। लेकिन मेरे पास ये बड़ा क्वेश्चन इतने सालों में आया कि जी कौन सा ब्रोकर अच्छा है? फलाने ब्रोकर में काम कर रहा हूँ सर, उधर लॉस बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ ब्रोकर चेंज कर लूँ। सर ब्रोकर ने अपनी जेब से तो कुछ नहीं देना। अगर उस ब्रोकर में लॉस हो रहा है तो उसकी वजह ब्रोकर नहीं है, आपके एनालिसिस हैं, आपकी ट्रेड्स हैं, जो कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकें किसी वजह से। अगर दूसरे ब्रोकर में चले जाएंगे और उसी पैटर्न पे काम करेंगे तो उधर भी उतना ही लॉस होना है। ब्रोकर की वजह से कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क नहीं आता। अच्छा जी सर, इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, एंड पे आ गए हैं। और ट्रेडिंग बड़ा सिंपल काम है, बार बार मैं कहता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ा सा समझने से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपके पास बेशुमार चीज़ें हैं, करेंसीज़ हैं, कंपनियों के शेयर्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, फ्यूचर्स हैं, जिस चीज़ में चाहे ट्रेड करें। समटाइम्स ऐसे होता है कि मार्केट किसी एक चीज़ की अच्छी नहीं चल रही तो आप किसी दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएं, तो आपके पास वर्सटाइल होने की पूरी कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी है, आपका पैसा अपने हाथों में है, आपको पता है आपने कहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया है, टेक प्रॉफिट किधर है, स्टॉप लॉस किधर है, लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, वो सारा आपने पहले सोच के मैनेज करके अपनी ट्रेड स्टार्ट करनी होती है। ये टाइमिंग का सॉफ्टवेयर मैंने कहा था कि मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। अच्छा टाइम कौन सा है ट्रेड करने का? वैसे तो मार्केट 24 घंटे चल रही है, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 2-3 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक का जो वक्त है ये बहुत अच्छा है। इसमें हमें लंदन सेशन मिल जाता है, अमेरिकन सेशन मिल जाता है, दोनों का ओवरलैपिंग टाइम मिल जाता है जिसको मैजिक टाइम कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है ट्रेड करने के लिए। अगर कोई बंदा इसमें ट्रेड नहीं कर सकता तो रात के 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक का टाइम भी ठीक है, क्योंकि उसमें अमेरिकन सेशन चल रहा होता है।
गुजारा हो जाता है। लेकिन रात के 1-2 बजे से लेके दोपहर के 11-12 बजे तक का जो टाइम है, बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एशियन सेशंस रह जाते हैं और एशियन सेशंस के अंदर मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं होती, मार्केट एक ही जगह पे आगे पीछे होती रहती है। तो इस टाइम में अगर किसी के पास और कोई टाइम अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम में ट्रेड करे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोशिश करेंगे मैजिक टाइम के अंदर आप ट्रेड करें। तो ये तो सर आज का लेक्चर, और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं जो कि मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजे थे, मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। इस लेक्चर के हवाले से या किसी भी मामले के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल है तो मुझे आप बता सकते हैं। लेक्चर आज का कैसा लगा उसके ऊपर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है सर, मैं सुनने को तैयार हूँ। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, आपके मशवरे जो हैं वो मुझे मज़ीद बेहतर काम करने में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास जो सवाल आए थे उसमें पहला सवाल था वेरी बेस्ट लेक्चर सर। चलें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, शुक्रिया सर, खुशी है इस बात की कि कुछ क्लियर हुआ, बेहतर हुआ। अच्छा, मेरे पास जो सवाल आए हुए हैं मैं साथ साथ उनके जवाब देता जाऊँ। MT4 या MT5 पे वर्क होगा वो तो मैंने बता दिया कि हम तो टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह सीखेंगे, और उसको आप चाहे MT4 पे अप्लाई करें, चाहे MT5 पे अप्लाई करें, चाहे ट्रेडिंग स्टेशन पे अप्लाई करें, चाहे ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करें, जिधर भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। कुछ लोगों ने पूछा था कि ये तो ऑनलाइन वेबिनार है कि आप फिज़िकल क्लास भी देते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि मैंने तकरीबन को 18 साल पढ़ाया है फॉरेक्स को। 2021 के जनवरी के महीने में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी पढ़ाने से, मैंने क्लासेस देना बंद कर दी थी। ये अब दोबारा से डू प्राइम के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत मोहब्बत वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं दोबारा से उनके लिए वेबिनार सीरीज़ शुरू करूं। तो उनके लिए मैं ये 1 हफ़्ते के लिए दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैंने बंद कर दिया। अलबत्ता अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मज़ीद पढ़ने में इंटरेस्टेड है इन लेक्चर्स के अलावा भी, तो मेरे पास हमारा यूट्यूब चैनल है forex.guru.pk, उसके ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल है। पूरे का पूरा कोर्स है, एक हम पब्लिश कर रहे हैं वीडियोस की शक्ल में। मेरी तमाम तर सर्विसेज, मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है, मैं forex.guru.pk के नाम से काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर पिछले 22-23 साल से। तो मेरी तमाम तर सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं, किसी चीज़ का एक पैसा नहीं लेते किसी से, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए ये बहुत है। तो फिज़िकल क्लासेस मैं नहीं देता, अलबत्ता अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर ले। मैं जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं उनकी डिटेल तफसील के साथ दे दूँगा, आप वहाँ से इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगी। एक चीज़ मैंने शुरू में कही थी कि मुझे सारे दोस्त जो हैं वो व्हाट्सएप पे क्लास के बाद मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। फ़र्दर मेरे पास वो नंबर भी उनके आ जाएंगे। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हार्ट का पेशेंट हूँ, कई दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि लगातार 1 हफ़्ता मैं क्लासेस देता रहूँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ती है तो फिर मैं उस दिन आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज के अंदर बता दूँगा कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। सर अपना नंबर पिन कर दें। पिन करने का तो मुझे नहीं पता कैसे होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0300 6561240, ये मेरा नंबर है। बल्कि ये मैं स्क्रीन आगे कर देता हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन पीछे कर देता हूँ, तो वहाँ पे आपको मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। सर 1 मिनट दीजिएगा, ये सर मेरा नंबर, आई होप आप लोगों को स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। फॉरेक्स प्रो नहीं सर, फॉरेक्स प्रो नहीं, फॉरेक्स गुरु GURU हमारी वेबसाइट है forex.guru.pk। ये स्क्रीन पे आपको स्काइप आईडी भी मेरा नज़र आ रहा है और यही हमारे वेबसाइट का एड्रेस है, यही यूट्यूब चैनल का एड्रेस है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी इन लेक्चर्स की। तो सर रिकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं मिलेगी, लाइव लेक्चर्स ही होंगे। कोशिश करें कि लाइव अटेंड करें, पूरे का पूरा लेक्चर अटेंड करें। काम की बात कभी भी आ सकती है। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे एक बात कहा करते थे कि जब भी कोई किताब ख़रीदते हैं बाज़ार से, तो अगर उस किताब में से एक फ़िक्रा भी काम का मिल गया तो उस किताब के पैसे पूरे हो जाते हैं। सर ये फ़ोटो पुरानी है, इस पे ना जाइएगा, अब तो खैर इससे ज़्यादा मेरे बाल उड़ गए हैं, और ये तो मेरी फ़ोटो को 10 साल पुरानी है, और मेरे पास इस वेबिनार के लिए और कोई फ़ोटो फौरी तौर पे सरदस्त अवेलेबल थी नहीं, इसलिए पुरानी फ़ोटो लगा दी है। वैसे नई फ़ोटो मेरी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा तो
तो रिकॉर्डिंग्स इसकी नहीं है सर, लाइव इसको अटेंड कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया काफ़ी दोस्तों की तरफ से, वो है फंडेड अकाउंट के हवाले से। तो अगर कोई बंदा फंडेड अकाउंट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरी एक वीडियो है उसके ऊपर मैं दे दूंगा। मैं बहरहाल फंडेड अकाउंट रिकमेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता उसकी पूरी डिटेल वीडियो के अंदर मौजूद है। सिग्नल सर्विसेज के बारे में पूछ रहे थे कि क्या आप लोग सिग्नल देते हैं या नहीं देते, तो सर उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि बिल्कुल मेरी पूरी टीम है जो सिग्नल देती है। हमारे 2 किस्म के सिग्नल्स हैं, एक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है करेंसी पेयर्स की, गोल्ड की, ऑयल की, सिल्वर की, 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है उस स्ट्रीम की। 24 घंटे वो सिग्नल्स चल रहे होते हैं यूट्यूब पे, जब आपका दिल चाहता है आप उसको देख सकते हैं। उसके बारे में किसी को इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा। वेबसाइट हमारी forexguru.pk है, उसके ऊपर दिन के 11 बजे सिग्नल्स हमारी टीम पब्लिश करती है। सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगेगा भी किसी चीज़ के तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी टीम का मेंबर नहीं है। अलबत्ता मेरी टीम का कोई बंदा कभी किसी से कांटेक्ट करता भी नहीं है। तो ये तो वो मैसेजेस थे जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौसूल हुए थे लोगों की तरफ से, इनका मैंने जवाब दे दिया है। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा 9 बजे हम मिलेंगे। तो क्वेश्चन है तो मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ सर, किसी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मुझे बता दें। सर लैगिंग ट्रेडिंग टूल्स कौन से हैं? सर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि लैगिंग और लीडिंग दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं और उनमें फ़र्क क्या है, कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं बेहतर। वैसे एक चीज़ याद रखें, फॉरेक्स में हर चीज़ ही बेहतर है, इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, हर चीज़ प्रॉफिट देती है। मसला ये बनता है कि हमें इस्तेमाल करना नहीं आता चीज़ को और हम कहते हैं यार ये बेकार है। थैंक यू सर, थैंक यू असद भाई, थैंक यू मुज़ैफ़ा भाई, थैंक यू अलीना सलीम, बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोगों आप सब दोस्तों की बहुत मोहब्बत है, आप लोगों ने अटेंड किया। बहरहाल मेरी एक्सपेक्टेशन से बंदे बहुत थोड़े आए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने रब्ता किया था, लेकिन आई थिंक टाइम का इशू है। मैंने तो कोशिश की थी कि रात का टाइम इसलिए रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अवेलेबल हो सकें, लेकिन वर्किंग डेज़ के अंदर बंदों को अवेलेबल करना भी बड़ा मसला बन जाता है। सर आप जैसा बंदा कम मिलता है। सर दुनिया भरी पड़ी है सर बंदों से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह करम करे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन एक से एक अल्लाह ताला ने दुनिया में अच्छा बंदा बनाया है, मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूँ सर। काइंडली रिसाइट सूरा फातिहा फॉर दिस ब्रदर, ये क्या है? अच्छा ठीक है, ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज था। जाते जाते जो बंदे इस वक्त हैं, एक काम की बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। एक बड़ा कॉमन इशू सारे दोस्तों का है, सर प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट ना आने की वजूहत तो बहुत सारी हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन उन वजूहत को तो हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो कि मैंने सुनी थी। अशफाक अहमद साहब एक होते थे, मैं तो बाबा हो गया हूँ, मेरी 45 ईयर्स एज हो गई है। जब हम छोटे थे तो अशफाक साहब उस वक्त जवान हुआ करते थे, टीवी पे आते थे अशफाक अहमद, आप में से हो सकता है कुछ लोग वाकफ़ हों उनसे। उन्होंने एक दफ़ा एक वाक़या ज़िक्र किया था, मैं खैर पूरा वाक़या नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक फ़िक्रा यूज़ किया था। खैर मैं मेरे औकात नहीं समझता अपनी कि मैं वो फ़िक्रा भी बयान कर सकूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था कि अपने प्रॉफिट में अल्लाह को हिस्सेदार बना लो। खैर ये हमारी औकात नहीं है कि हम अल्लाह को किसी चीज़ में हिस्सेदार बनाएं, हम तो सिर्फ खाते ही अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो ये कि जो भी अल्लाह ताला आपको देता है उसमें से आप एक हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें। ये भी अल्लाह ही तौफीक देता है हमें कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम उसकी राह में कुछ खर्च कर सकें। लेकिन ये एक अपना असूल बना लें, ज़िंदगी का एक शेवा बना लें कि जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं, चाहे फॉरेक्स से कमा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कारोबार से कमा रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में उसमें से देना शुरू कर दें। यकीन करें अल्लाह ताला बेतहाशा बरकत देता है, इतनी देता है कि बंदा सोच नहीं सकता। दूसरा जिसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा सभी से, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।
कारी वैसे तो सूरह रहमान बेशुमार कारियों की आवाज़ में है, लेकिन हमारे एक बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनो। वो क्यों कहते हैं हमने नहीं उनसे पूछा, क्योंकि किसी बड़े से ये पूछना भी मुनासिब नहीं है। उसने अगर कुछ कहा है तो किसी वजह से कहा होगा। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं मिल रही तो मुझे बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। रोज़ाना दिन में एक दफ़ा सूरह रहमान आंखें बंद करके सुना करें, और जब सूरह रहमान कंप्लीट हो जाए दिन में 3 दफ़ा प्यार से अल्लाह 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 कह के पानी पे फूंक मारें और पानी पी लें और अल्लाह ताला से दुआ कर लें। अल्लाह ताला से राब्ते का बहुत ही बेहतरीन और आसान ज़रिया है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। एंड पे मैं मौलवी साहब बन गया हूँ, चलें माजरत उसके लिए। तो इंशाल्लाह कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।